नमस्कार, मैं हूँ रजनी कौर और आप देख रहे हैं हेल्थ इनसाइट्स विद रजनी न्यूज इफेक्ट 24 की एक विशेष स्वास्थ्य श्रृंखला, जहां हम विशेषज्ञों के साथ मिलकर स्वास्थ्य से जुड़े उन विषयों पर बात करते हैं जो आज भी समाज में गलतफहमियों, डर, चुप्पी के कारण अनदेखे रह जाते हैं। आज का विषय हर उस महिला से जुड़ा है जो मातृत्व की योजना बना रही है या जो स्त्री रोग से जुड़े किसी भी स्वास्थ्य संकट का सामना कर रही है। लेप्रोस्कोपी और इनफर्टिलिटी। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा, एमबीबीएस, एमएस, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट, एफएमएएस, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की प्रोफेसर एवं यूनिट हेड, ईवा वुमेन केयर क्लिनिक की डायरेक्टर और एक अनुभवी लेप्रोस्कोपिक सर्जन व इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। 10 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ 5,000 से अधिक सफल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और 2,000 से अधिक दंपतियों को आईवीएफ के बिना गर्भधारण में सहायता की है। महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान बनाई है। उनकी चिकित्सा पद्धति आधुनिक तकनीक, सटीक निदान और मानवीय संवेदनशीलता का एक उत्कृष्ट संयोजन है। आज हम उनसे जानेंगे लेप्रोस्कोपी के आधुनिक लाभ, इनफर्टिलिटी से जुड़े सामाजिक मिथक और महिला स्वास्थ्य को लेकर सही समय पर सही निर्णय की अहमियत। तो डॉक्टर अर्चना शर्मा, हेल्थ इनसाइट्स बाय रजनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपना इतना कीमती समय, जो कि मैं समझती हूँ डॉक्टर्स का एक एक मिनट काफ़ी कीमती होता है, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रजनी जी। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को न्यूज़ इफेक्ट 24 के माध्यम से। और मैं यही कहना चाहूँगी कि एक डॉक्टर होने के नाते ये हमेशा हमारा कर्तव्य रहता है कि हम एक सोशल अवेयरनेस और हेल्थ अवेयरनेस की तरफ भी ध्यान दें। तो जैसे ही रजनी जी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी तो मैंने तुरंत कहा कि हाँ, मैं ज़रूर इस हेल्थ इंसाइट में आपके साथ प्रेजेंट करूँगी। जी, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि डॉक्टर, आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो लेप्रोस्कोपी से डरती हैं। क्या आप सरल शब्दों में बताएंगी कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी एक्चुअल में है क्या और ये पारंपरिक सर्जरी से अलग कैसे है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, ये एक ऐसी सर्जरी होती है जो बहुत ही छोटे से चीरे के थ्रू हम कैमरा डालते हैं और अदर इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। जो ओल्डर मेथड्स हैं जिनमें हम बड़ा सा इंसिशन लगाते थे, लंबा चीरा लगता था, तो उनसे एडवांस क्यों हुई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? एक तो आपको नाम भी बता रहा है मिनिमल इन्वेजिव, कि कम से कम इन्वेजिव होना है इसमें। सेकेंडली जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंट को लेस पेन होगा पोस्ट ऑपरेटिव। जब चीरा ही छोटा लगा तो दर्द कम होगा, लेस ब्लीडिंग होती है क्योंकि हम एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं बजाय कि हम कटिंग यूज़ करें। और तीसरी बात, पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है। आज के टाइम में जहाँ महिलाएं हर वक्त वर्किंग फीमेल्स हो चुकी हैं, 80 to 90% फीमेल्स आर वर्किंग फीमेल्स, तो वो अपने काम को इतना इफेक्ट नहीं कर सकती, उतना रेस्ट नहीं कर सकती है। तो इन दैट केस मैं कहूँगी एक बून है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एक ब्लेसिंग की तरह आई है हमारी लाइफ में कि हम बीमार तो हैं लेकिन हम बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी, लेसर हॉस्पिटल स्टे एंड अर्ली रिकवरी में ये हेल्प करती है। तो ये तो मेरे हिसाब से जो पारंपरिक हमारी सर्जरी है उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता होगा ये? अभी के टाइम में जितनी एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रही हूँ ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। मेरा पेशेंट को समझाने का ये तरीका होता है कि इफ़ यू आर वर्किंग फीमेल एंड यू आर टेकिंग लीव फॉर 15 डेज और एक आप हो कि वर्किंग फीमेल और यू आर टेकिंग लीव फॉर 3 to 4 डेज, तो वो वैसे ही इक्वल हो जाएगा अगर हम देखें। एंड द रेट्स आर नॉट दैट हाई, क्योंकि मैं गीतांजलि हॉस्पिटल में प्रोफेसर एंड यूनिट हेड हूँ। तो एक तरीके से गीतांजलि एक मेडिकल कॉलेज है, वो अपने हॉस्पिटल में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ देता है और बहुत ही मिनिमल रेट में हम ये सारी सर्जरीज परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या इसको लेके थोड़ा सा आपको लगता है कि जागरूकता है, महिला समझ पाती है? ऑफ कोर्स मैं आपको ये बात कहूँगी कि सोशल मीडिया को इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी आजकल जब वो मेरे पास आती है और अगर उनको बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना होता है तो मुझे डायरेक्टली कहती है कि मैम दूरबीन वाला करना, अच्छा मेरे कम टाकों वाला ऑपरेशन करना, मेरे गैस का ऑपरेशन करना। उनकी लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से वो मुझे समझा देती हैं कि मैम मुझे यही ऑपरेशन कराना है। सो ये अब पहुंच चुका है ग्रामीण क्षेत्रों में जी। तो आप मुझे बताइए कि किन किन स्त्री रोगों के समस्याओं के निदान के लिए लेप्रोस्कोपी जो है वो सबसे अधिक प्रभावी और सुरक्षित मानी जाती है? नंबर 1 जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो इनफर्टिलिटी वाले, जो कपल्स हैं कंसीव नहीं कर पा रहे, उसमें लेप्रोस्कोपी का बहुत रोल है। सेकेंडली ओवेरियन सिस्ट, अंडादानी में गांठ होना, ये अंडाशय की जो गांठ होती है फीमेल को किसी भी एज में हो सकती है, अर्ली चाइल्डहुड से लेके लेट मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉजल के बाद में भी, तो उसमें लेप्रोस्कोपी का बहुत बड़ा रोल है। एंडोमेट्रियोसिस जो एक अपकमिंग बीमारी है, बहुत सारी महिलाओं को जो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है,
पेल्विक पेन हो गया, एंड दूसरा जो बहुत कॉमन है हिस्टेक्टमी, मतलब यूट्रस का रिमूवल, वो लेप्रोस्कोपी के द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से किया जा सकता है। फाइब्रॉइड है, उनमें भी यूज़ होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओके। तो आप मुझे बताइए कि समाज में एक आम धारणा है कि बांझपन केवल महिला की समस्या होती है, तो आप इस सोच को कैसे देखती हैं? अपन इनफर्टिलिटी की अगर बात कर रहे हैं, तो मेरा टॉपिक थोड़ा-सा आएगा इधर। हाँ, इनफर्टिलिटी में बहुत सही सवाल है आपका, तो मैं इस माध्यम की तरह क्लियर करूँगी हाँ, कि 40% जो रोल है ना, 40 टू 50% रोल मेल का ही है। जैसे बच्चा होने में मेल फीमेल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, जी, वैसे ही जब बच्चा नहीं हो रहा है, तो भी दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। मतलब मेल 40% इनफर्टिलिटी का जो कारण है, वो मेल इनफर्टिलिटी होती है जी। कि मेल के जो स्पर्म काउंट्स है या मोटिलिटी है, मतलब कितनी स्पीड में मेल का स्पर्म जाएगा या कितने डेड सेल्स है, हुँ, हुँ। कितना इन्फेक्शन है, कई बार डीएनए फ्रेगमेंटेशन मेल का कैसा है, स्पर्म का, जी, ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती है इनफर्टिलिटी कपल को। ओके। लेप्रोस्कोपी किस प्रकार इनफर्टिलिटी के सही निदान और उपचार में मदद कर सकती है? मैं ये कहूँगी कि इनफर्टिलिटी का बहुत-बहुत रोल है। जैसे कि मैं बता सकती हूँ कि मैंने भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं मेरे, मोर देन 2000 कपल है जिनका बिना आईवीएफ के मैंने सक्सेसफुल रिज़ल्ट्स दिए हैं इनफर्टिलिटी के। उसमें से बहुत ज़्यादा रोल रहा है लैप्रोस्कोपी का, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली कैमरे के थ्रू जो फीमेल के ऑर्गन सेल, जैसे कि उसका यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरीज़ है, उसको हम डायरेक्टली व्यू कर पाते हैं। अगर ट्यूब में ब्लॉकेज होता है तो उसी सिटिंग में हम उसे ठीक कर देते हैं। अगर ओवरीज बहुत बल्की है, जैसे कि पीसीओडी एक अपकमिंग कॉज है इनफर्टिलिटी का, तो वो भी उसके थ्रू, ड्रिलिंग के थ्रू ठीक हो सकता है। एंड अगर एंडोमेट्रियोसिस के कारण इनफर्टिलिटी हो रखी है, मतलब यूट्रस के पिछले हिस्से पे जहाँ से ओवम पिकअप होना चाहिए, जी, वहाँ पे बहुत कुछ चिपका हुआ है, तो उसकी एडेशोलाइसिस वगैरह होती है। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? सिंपल एचएसजी जो पुराना तरीका था जिसमें हम एक्सरे लेते थे डाई टेस्ट करके कि हमारी जी। ट्यूब्स खुली है कि बंद है, बट उसमें सिर्फ यही पता चलता था बंद है कि खुली है, बट क्या अलाइनमेंट है, क्या एक्चुअली ओवरी के साथ रिलेशनशिप है, अंदर हुँ, कोई हुँ, हुँ। एडिशंस तो नहीं है, ये सब कुछ लेप्रोस्कोपी के द्वारा ठीक हो जाती है। एंड समटाइम मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि अगर नहीं ठीक होती तो एटलीस्ट हम पेशेंट को गुमराह नहीं करते हैं। जी, जी। एक बार लेप्रोस्कोपी करने के बाद में मैं बाहर निकल के कॉन्फिडेंटली कह पाती हूँ पेशेंट को, ईदर यू विल कंसीव नेचुरली और यू विल नॉट कंसीव नेचुरली एंड यू नीड आईवीएफ ट्रीटमेंट, तो पेशेंट का टाइम बहुत हद तक बच जाता है। ओके। आप गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और यूनिट हेड भी हैं, तो नई पीढ़ी के डॉक्टरों को आप महिला स्वास्थ्य और सर्जिकल स्किल्स के लिए क्या विशेष प्रशिक्षण देती हैं? हाँ, बीइंग अ प्रोफेसर एंड मेरे अंडर, मतलब एक गाइड होती हूँ, मेरे अंडर जी। 2 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट लगभग आते हैं जो हुँ, पोस्ट हुँ। ग्रेजुएशन करते हैं, एंड अंडर ग्रेजुएट्स को भी हम लोग पढ़ाते हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं। मेरा एक ही सलाह रहती है कि सर्जरी का जो प्रोफेशन है, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट जो हम लोग हैं, ओनली सर्जरी हमें सीखना ज़रूरी नहीं है, वी हुँ, हुँ। नीड अ होलिस्टिक अप्रोच। हमें ये सीखना चाहिए कि हमें महिला स्वास्थ्य के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, पेशेंट्स को हम कैसे कंफर्टेबल कर सकते हैं, एंड वी नीड टू लर्न पेशेंस हुँ, हुँ। कि हमें कैसे पेशेंटफुली पेशेंट से बात करनी चाहिए और अपनी सर्जिकल स्किल बढ़ानी चाहिए, साथ ही साथ एक होलिस्टिक अप्रोच के टुवर्ड्स जाना चाहिए। हुँ, हुँ। ओके। इनफर्टिलिटी को लेकर क्या है कि कई तरह के भ्रम और डर होते हैं लोगों के अंदर। तो आईवीएफ है, जैसे कि हार्मोनल ट्रीटमेंट और सर्जरी को लेकर महिलाओं को क्या सच्चाई इस मामले में जाननी चाहिए? जैसे कि महिलाओं के अंदर अभी काफ़ी सारी समस्याएँ हैं, जिसे मैं देखती आ रही हूँ। हार्मोनल प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, पीसीओडी, पीसीओएस और ऐसी बीमारियाँ जो शायद पुराने ज़माने में हम लोगों ने हाँ, नहीं नहीं सुनी थी। थी। आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों की वजह क्या है? और फिर जब महिलाएँ इसके लिए निकलती हैं इलाज करवाने के लिए, तो बहुत सारी भ्रामक विचारधाराओं को लेके निकलती है। हुँ। सबसे पहले तो वो महिलाएँ जो 1 साल से कोशिश कर रही हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, रेगुलरली रिलेशनशिप में, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, तो वो वही महिलाएँ हैं जिनको ट्रीटमेंट के लिए आना चाहिए। जितनी जल्दी हो सकेगा उनको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। एक अपने को सोच बदलनी पड़ेगी कि हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो उसके कारण तक हमें पहुँचना पहुँचना चाहिए। चाहिए। एंड दूसरा जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं वो इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि हॉर्मोन्स हमारी डायरेक्टली लाइफ़स्टाइल पे डिपेंडेंट होते हैं। आप भी समझ सकती हैं, वर्किंग फीमेल हो या नहीं हो, कहीं न कहीं हमारी लाइफ़ में एक स्ट्रेस आ गया है। डेफ़िनिटली, सेल्फ क्रिएटेड स्ट्रेस है, बिल्कुल। सोशल मीडिया को देख के आ जाता है, दूसरों को देख के आ जाता है, तो इस वजह से स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। कई बार पार्टनर एक-दूसरे को उतना टाइम भी नहीं दे पाते बीइंग इन बिज़ी लाइफ़, हुँ, तो हुँ। कंसेप्शन प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप किसी भी प्रकार से कंसीव नहीं कर पा रहे हो और बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, तो इमीडिएटली आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट से। अच्छा मैम ये बताइए कि जब ये पिड्रोमाइसिस जो हैं या इस टाइप की कुछ बीमारियाँ होती हैं, अगर इसका सही टाइम पे इलाज ना किया जाए, तो क्या ये कैंसर में भी कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं?
अगर देखो महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी की समस्याएं होती हैं, तो इन सारी कंडीशंस पे उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद पानी का या फिर बहुत ज़्यादा गंदा डर्टी डिस्चार्ज आना या ड्यूरिंग रिलेशनशिप अगर आपको स्पॉटिंग की शिकायत होती है, ओके। तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन होता है कि हमें कहीं ना कहीं बच्चेदानी का मुंह का कैंसर होने का रिस्क रहता है, जिसे हम सर्विक्स का कैंसर कहते जी हैं। जी। और एक्चुअली इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। मैं हमेशा जहाँ पे मुझे मौका मिलता है तो मैं जी कैंसर सर्विक्स का अवेयरनेस ज़रूर करती हूँ। जी। तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी जो सिम्पटम्स मैंने बताया इससे अगर आप सफ़र कर रही हैं, तो डेफ़िनेटली आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट कराएँगे, एग्ज़ामिन कराएँगे अपनी सर्विक्स को कैसी दिख रही है। सेकेंडली आपका जो पैप स्मेयर स्क्रीनिंग होता है, जो 30 जी ईयर जी के जी। बाद में महिलाओं को कराना ही चाहिए। हम्म। रेगुलर अपना पैप स्मेयर स्क्रीनिंग कराएँगे और अपनी जो बेटियाँ हैं या लेस देन 45 की जो एज की फीमेल्स है, उन सबको एचपीवी का वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लेना चाहिए। ये पेप्समेयर जो आपने मुझे बताया अभी, जैसे मुझे पता है लेकिन काफ़ी महिलाओं को नहीं पता होगा, इसके बारे में आप थोड़ा-सा डिस्क्राइब करेंगे कि एक्चुअल में ये टेस्ट क्या होता है और क्यों करवाना चाहिए महिलाओं को? हाँ, पैप स्मेयर एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। देखिए, अपना जो कैंसर सर्विक्स होता है एक प्रिवेंटेबल कैंसर है। प्रिवेंटेबल मतलब इसे हम होने से पहले रोक सकते हैं, बट जी। सिंपल सी एक चीज़ करनी होती है कि अपने आप का ये टेस्ट कराना होता है। पैप स्मेयर टेस्ट के टाइम में इट इज़ वेरी कंफर्टेबल आउट पेशेंट टेस्ट है, मतलब आप अगर ओपीडी में दिखाने आते हो डॉक्टर को, जी। इमीडिएटली विदिन फ्यू सेकेंड्स हम ये टेस्ट ले लेते हैं। जस्ट एक नॉर्मल एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, उसी के थ्रू होता है। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, वुडन स्टिक, जी जी। उससे एक स्लाइड बनाते हैं और लैब में भेज देते हैं। विदिन 1 to 2 आवर्स उसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। जी। और अगर वो नेगेटिव होती है तो इस प्रकार आपको एवरी 3 इयर्स ये टेस्ट कराना चाहिए टिल द एज ऑफ 65। अगर ओके। हर बार हमारी स्क्रीनिंग नेगेटिव आती जाती है तो हम 65 के बाद में इसकी नीड भी नहीं है। जी। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम अपनी खुद की केयर कर रहे हैं। एज ए फीमेल मैं आपको कहूँगी कि अगर आप खुद को कुछ गिफ्ट नहीं दे रही हो तो एटलीस्ट एवरी 3 इयर्स में एक अपनी पैप स्मेयर की स्क्रीनिंग करा के खुद को एक गिफ्ट दे और दीजिए। आप ये मानती हैं कि भारतीय महिलाएं इन मामलों में बहुत लापरवाह होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पेन जब तक ना बढ़ जाए तब तक तो वो डॉक्टर को फ़ोन भी नहीं लगाएँगी और जाके बोलेंगी भी नहीं कि मुझे तकलीफ़ है। वो अपनी तकलीफ़ को बहुत हद तक बढ़ाने के बाद ही बाहर आती है। तो आप क्या कहना चाहेंगी? आप कोई सजेशन देना चाहेंगी कि हम महिलाएँ बहुत लापरवाह हैं हेल्थ को लेकर तो एक्चुअली? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक लाइन सिखा के जाऊँगी, सेल्फ लव इज़ नॉट सेल्फिश, ठीक है? राइट। खुद को प्यार करना सेल्फिश नहीं है, खुद जी। का ध्यान रखना सेल्फिश नहीं है, खुद के लिए समय निकालना सेल्फिश नहीं है। तो आप उस भ्रम से निकल जाइए, जैसे जो घर आपका चल रहा है या आपकी जो लाइफ़ चल रही है, वो चलती जाएगी, भले जी। ही हम हैं या नहीं हैं, जी। सब अपने-अपने कामों में व्यस्त हो जाएँगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये काम मैं नहीं करूँगी तो तो कौन कोई और करेगा? करेगा। जी। सब कर लेता है, सब हो जाता है। खुद के लिए आधा घंटा, मतलब आई थिंक सो, अगर मेरे पास कोई फीमेल दिखाने आई है और जी। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो शायद उसकी लाइफ के 30 मिनट्स मैंने लिए हैं, बट पूरी ज़िंदगी के लिए उसको एक हेल्प कर दी है। तो आप अपने लिए टाइम निकालिए, इस वहम से निकलिए। हम सब कोई रिप्लेसेबल है इस दुनिया में, तो खुद को भी समय देना समय देना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। अगर आप अपने आप को दिन में एक बार कह देंगी ना कि सेल्फ लव इज़ नॉट सेल्फिश, तो आप इस गिल्ट से बाहर आ जाएँगी और बहुत जल्दी आप अपना ध्यान रखने लगेंगी। बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन बात दर्शकों आपसे कही है मैम ने, और ये महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन्हें लगता है कि अगर हम इतने से यहाँ हिल गए तो घर का पूरी व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं, पूरे परिवार को स्वस्थ नहीं रख सकती, और परिवार स्वस्थ नहीं तो देश और दुनिया भी स्वस्थ नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप ईवा वुमन केयर क्लिनिक के माध्यम से किस तरह के पर्सनलाइज़्ड और एडवांस्ड वुमन हेल्थ केयर प्रदान कर रही हैं? मुझे इस बारे में थोड़ा बताएँ आप। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं गीतांजलि में प्रोफ़ेसर यूनिट हेड हूँ। सिमिलरली मैं शाम के टाइम में एक अपनी पर्सनल क्लिनिक चलाती हूँ जिसका नाम है ईवा वुमन केयर क्लिनिक, एंड इस क्लिनिक की एक छोटी-सी कैप्शन भी है, एडवांस केयर पर्सनल टच। ओके। इसमें मैं आपको सब कुछ समझा सकती हूँ कि मैं ईवा वुमन केयर क्लिनिक में पर्सनली फीमेल्स को देखती हूँ, अलोंग विद देयर हस्बैंड्स उनकी काउंसलिंग होती है। समटाइम इट इज़ वेरी मच नीडेड कि हम पार्टनर के साथ ही पेशेंट को देखें, तो जी। वो एक फ़ील आती है पेशेंट को। खुल के बात करने के लिए मोटिवेट किया जाता है वहाँ पे। एंड डेफिनेटली बीइंग एन एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक भी जो मैं सबसे ज़्यादा डील करती हूँ डे टू डे, तो उन सारी चीज़ों की समस्याओं को जो भी महिलाएं जूझ रही होती है, मेंस्ट्रुअल रेगुलर इरेगुलरिटीज़ या लड़कियों में जो पीसीओएस की समस्या हो गई है, एंडोमेट्रियोसिस, अननेसेसरी जो फीमेल्स का वेट गेन हो रहा है, हार्मोनल इश्यूज जी, हो जी। रहे हैं, प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी की केयर देना, एंड जो अपने मिड साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल के टाइम की जो समस्याएं होती है, पोस्ट मेनोपॉजल जो फीमेल्स की प्रॉब्लम होती है, ये जी। सारी की सारी चीज़ें मैं
बहुत ही अच्छे तरीके से इनको हम वहाँ पे डील करती है युवा वुमेन जी। केयर क्लिनिक में। हम चाहते हैं कि कोई भी फीमेल हमारे पास बेझिझक आए एंड कॉन्फिडेंटली अपनी बातें शेयर करे। जो हमसे वो बातें शेयर करेंगी इट विल बी हाईली कॉन्फिडेंशियल एंड जितना मैं चाहूँगी, जैसे मेरा खुद का भी एक लाइफ में एक मोटो है जी। कि आई जस्ट डोंट राइट ओनली मेडिसिन, जी। आई हेल्प द पेशेंट टू फाइट दैट, और उसकी कोर समझाती हूँ मैं कि इसकी क्यों नीड है हमें। राइटिंग मेडिसिन इज वेरी सिंपल, जी। बट एक्सप्लेनिंग द पेशेंट कि आपको क्या हुआ है हुआ है। और क्यों आपको इसको लेके कॉन्शियस होना है, हम्म। वो मेरा मेन प्रिंसिपल रहता है। जी हाँ, इस बारे में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे काफ़ी टाइम से इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम हार्मोनल रही थी। तो मैं काफ़ी टाइम तो यही नहीं समझ पाई कि एक्चुअली में मुझे हो क्या रहा है। बस मुझे नाम बड़े-बड़े बता दिए जाते थे कि मैम आपको ये प्रॉब्लम है, पर वो है क्या? मैं हाँ, नहीं जान बिल्कुल। पाई थी। जैसे कि मेरे लिए एकदम वो चीज़ होगी कि एक नई डिश मेरे सामने रखी है, नाम बता दिया गया है, पर वो बनी कैसे है, मेरे खाने लायक है या नहीं, मुझे नहीं पता। जब मुझे लास्ट एक डॉक्टर को मैंने कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे बताया पूरा क्लियर कि ये ऐसी बीमारी है, इसके ये सिम्पटम्स रहे होंगे और ये इसीलिए हुई है, तब मुझे समझ में आया कि मुझे अब क्या करना है। तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैम, क्या आप ये मानती हैं कि कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम अगर किसी लेडी को हो रही है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य पर असर बुरा पड़ता है? डेफ़िनेटली। देखो, अगर हमें एक छोटी चोट भी लग जाती है तो हमारे दिन भर एक दिमाग में रहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। वैसे फीमेल की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही पर्सनल एंड प्राइवेट होती है। जी। हम हर किसी से ये बात डिस्कस नहीं भी कर नहीं कर सकते। सकते। अगर किसी को वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो जी। अगर आपको हाथ में चोट लगी तो आप दिखाते घूम सकते हो कि मुझे चोट लग गई चोट है। लगी है। सामने वाला देख भी लेता है कि अरे यार, ये तुझे क्या हुआ? जल गई, चोट लग गई है। बट फीमेल की जो इश्यूज़ हैं वो कोई ना तो देख सकता है, ना ही हम उसे खुल के डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारे मेंटली एक स्ट्रेस क्रिएट करता है ब्रेन में कि यार ये मुझे ही क्यों हो रहा है। बट अगर आप समझो, अगर आप कभी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास मिलोगे तो वो आपको ज़रूर शब्दों में समझाने की कोशिश करेगी कि बेटा 10 में से 8 महिलाओं को ये है, 10 में से 5 महिलाओं को ये है, आपको ये प्रॉब्लम हुई है, इसका ये डाइटरी या लाइफस्टाइल चेंज से इससे ये ठीक हो सकता है और दवाइयों से इसका ये असर आएगा। जी। तो आपकी कई हद तक ये मानसिक स्थिति भी ठीक करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम फिजिकल हेल्थ पे ही आपके साथ डिस्कस करते हैं, वी ट्राई टू हेल्प यू मेंटली ऑल्सो। जी। अब आप मुझे बताइए कि 5,000 से अधिक तो आपने सफल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की है और 2,000 से भी ज़्यादा दंपतियों को बिना आईवीएफ संतान सुख आपने दिया है। तो वो जो एक अनुभव होता है, एक विश्वसनीयता का और महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति वो जो एक फीलिंग आती है, वो कैसा रहा आपका? वैसे ये 5,000 तो मेरे पास में एक नॉर्मल डाटा है, मुझे लगता है अब तक के आपके करियर में आप 10,000 तो आई थिंक कर ही चुकी होंगी, हाँ, राइट? बिल्कुल। क्योंकि कोई कोई डॉक्टर्स नहीं गिनते हैं कि हमने अब तक कितना किया है, वो अपने काम को कहते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं और सर्जन तो डेफिनिटली होते हैं। बिल्कुल। तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? देखिए, मैंने जब लेप्रोस्कोपी शुरू करी थी उदयपुर में करना, तो ये बहुत ही न्यू एक एस्पेक्ट न्यू था उदयपुर कॉन्सेप्ट था। के लिए, न्यू जी। कॉन्सेप्ट था। लोगों को समझाना कि बेटा ये पुराने ओल्ड कॉन्सेप्ट से लेप्रोस्कोपी द्वारा ये सर्जरीज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। उस टाइम में मैं उस एरा में वो ट्राई कर रही थी, बट थैंकफुली सारे पेशेंट्स का ट्रस्ट, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस एंड एक जो एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी उदयपुर में लाने का सपना था, वो मेरा पूरा हुआ गीतांजलि के थ्रू। तो मैं बोलूँगी आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अब आज हर वो केस कर सकती हूँ जो अहमदाबाद या बड़ी जी। सिटीज़ में होता है, वो मैं उदयपुर में, आप कोई भी केस बोलोगे कि मैडम ये लैप्रोस्कोपी से कराना है, जी। डेफिनेटली डॉक्टर अर्चना विल बी ऑलवेज अवेलेबल एंड मैं करती हूँ। सेकेंडली, जब किसी इनफर्टिलिटी कपल का हम कोई सर्जरी करते हैं और वो सक्सेसफुल जब बेबी घर लेके जाते हैं, जी। वो फीलिंग बहुत एक्सप्लेन नहीं हो खूबसूरत होती सकती, है। वो बहुत कुछ है। मेरे एक ऐसे पेशेंट थे जिसके 14 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, वो किसी और डिलीवरी पेशेंट के साथ मेरे पास आए थे। खड़े-खड़े दोनों कपल ने यूँ ही जी। मुझसे पूछ लिया कि मैम हमारे बच्चे नहीं हो रहे, क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा चल छोटा-सा एक डायग्नोस्टिक लैब, जिसे मैं कहती हूँ लेप्रोस्कोपी, कि चल तेरे अंदर से देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। क्या है? मैंने वो करी उसकी एंड नेक्स्ट मंथ ही पेशेंट ने कंसीव किया एंड फिर वो जो ट्विन डिलीवरी हुई, एक लड़का एक लड़की, वो मोमेंट वाज़ आई थिंक सो मोस्ट बहुत, आप प्रेशियस। बता नहीं मैं सकते। बता नहीं सकती, इट इज़ दैट प्रेशियस एंड उस पेशेंट की आँखें और जो पूरे घर के आँसू थे, जो खुशी के आँसू होते हैं, वो जी। अनबिलीवेबल है। तो ऐसी छोटी-छोटी खुशियाँ मैंने बहुत परिवारों में दी और कोशिश करूँगी कि मैं मेरी इस स्किल का जितना हो सके लोगों को ये बेनिफिट दूँ। क्योंकि कई बारी ऐसा होता है कि आईवीएफ एक कॉस्टली ऑप्शन होता है, बहुत जी। बार पेशेंट नहीं अफ़ोर्ड अफोर्ड कर कर पाता। सकते। तो उन लोगों के लिए मुझे ज़्यादा फ़ील होता है कि अगर आपका आईवीएफ नहीं जा पा रही हो सिर्फ़ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, एक बार आप समझ तो लें कि कहीं बिना आईवीएफ के हमारे कंसीव हो सकता है, क्योंकि मोस्टली जो होती है छोटी-मोटी दिक्कतें होती हैं और डॉक्टर्स उसे सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहते हैं।
जी, तो आईवीएफ का क्या कॉस्टिंग रहता है और उसकी बनिस्बत अपना जो है वो कितना? जैसे कि एक जस्ट फॉर लोगों को नॉलेज हो, क्योंकि सीधी-सी बात है आईवीएफ काफ़ी कॉस्टली है और हर कोई अप्रोच नहीं करता, और दूसरा आईवीएफ टेक्नोलॉजी को अपनाने में भी लोगों को थोड़ा समय लगता है। तो उसका थोड़ा कंपेयर करके आप बताइए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं और अगर अब वो आपको संतुष्ट कर देती है कि देखिए आपका नेचुरल तरीके से बच्चा नहीं लग रहा और आईवीएफ ही ऑप्शन है, तो जितने अपने उदयपुर में भी बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स हैं, वहाँ आप दिखा सकते हैं। एंड सबकी अपनी-अपनी एक कॉस्ट लिस्ट होती है, तो वो जी, मुझे नहीं पता बिकॉज़ आई एम नॉट एन आईवीएफ जी। एक्सपर्ट, तो मैं उस पे कमेंट नहीं कर पाऊँगी। बट येस, जो ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, वो बहुत ही नेचुरल ट्रीटमेंट होता है, इट इज़ नॉट दैट कॉस्टली। हुँ, अगर हुँ। हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ भी करते हैं तो इट इज़ एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट में जो सर्जरीज़ हो सकती है, गीतांजलि हॉस्पिटल में मैं करती हूँ। जी, जी। एंड देन उसके बाद थोड़ी-सी कुछ मेडिसिन्स के साथ हम फीमेल का एग बनाने की दवाई देते हैं और मेल को कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। हुँ, हुँ। उससे मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट कंसीव हो जाता है। इट इज़ जी, इट जी। इज़ एट अ वेरी मिनिमल बजट। जी। समाज में महिला स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना आज भी थोड़ा-सा मुश्किल होता है। जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले कहा है कि महिलाएँ अपनी समस्याएँ हैं जो इतनी आसानी से किसी के सामने डिस्कस नहीं करती है। तो इस सोच को बदलने में डॉक्टर्स और मीडिया क्या हेल्प कर सकती है? सबसे पहले तो रजनी जी, आपने तो एक स्टेप ले ही लिया है मुझे बुला थैंक के। यू। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, एक स्टेप आगे बढ़ना, वो आज इस चैनल ने प्रूव किया कि हम सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज़ चैनल के थ्रू अवेयरनेस करते हैं। अगर जो जी, भी महिलाएँ आज मुझे सुन रही होंगी, उनको कहीं न कहीं तो लगेगा कि यस, अगर मुझे तकलीफ़ हो रही है, जो भी तकलीफ़ों के बारे में बताइए, सिम्पटम्स हो रहे हैं, तो वो डेफ़िनेटली आके मिलेंगी, विज़िट करेंगी, क्योंकि ये जो छोटी-छोटी मोटिवेशंस होती हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग देते रहते हैं, यही अपने आप में एक पहला स्टेप होता है कि हम उनके घर तक जाके उन्हें ये बात कह के आ गए जी। हैं। अब बस आपको एक कदम उठाना है हमारे पास आने के लिए। हाँ, ये डिपेंड करता है ये चीज़ भी, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको अच्छा ही मिल रहा है, कुछ भ्रामक चीज़ें भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहती है। तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए ये भी है कि आप सही विशेषज्ञ को यहाँ पर सर्च करें, सही नॉलेज यहाँ पर लें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्योंकि कई बिल्कुल। बार सोशल मीडिया पे दोनों ही चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। एक अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में आप हर महिला को मातृत्व और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर क्या गोल्डन एडवाइस हैं जो देना चाहेंगी? मेरा आपसे अंतिम सवाल है मैम। हाँ, देखिए, एक गोल्डन एडवाइस है कि फीमेल्स की बायोलॉजिकल क्लॉक डेली-डेली टिक-टिक टिक रन हो रही है। जी, सी वी डोंट हैव मच टाइम। जी, ये सही है कि हमें करियर ओरिएंटेड होना है, इवन मैं भी एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, बट मदर ऑफ 2 प्यारे से किड्स हैं मेरे। जी। तो बिकॉज़ ये मैंने एक डिसीजन लिया कि वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है बहुत रश्मि ज़रूरी जी, है, बहुत ज़रूरी है। बहुत। और हमें इस भाग-दौड़ में ये भूल नहीं जाना चाहिए कि जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसे मैं कहती हूँ कि ओवरी में हर मंथ एग आता है, रप्चर होता है, चले जाता है, जी। तो वो ख़त्म हो जाएगा और उसका एक पर्टिकुलर ओवेरियन रिज़र्व होता है हमारे पास। हुँ, हुँ। तो वो रिज़र्व धीमे-धीमे विथ एज वो डिक्रीज़ होता जाता है। 30 की एज में वो कम होता है एंड आफ्टर दैट 35 वो बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ डिक्लाइन हो जाता है। जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस भी करना है। अगर आई वांट टू एन्जॉय मदरहुड जी, और मुझे दैट्स योर पर्सनल चॉइस। अगर आपको मदरहुड करना है और माँ बनने का सुख प्राप्त करना है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं अपना वर्क भी रखूँ लेकिन इस चीज़ को भी प्रायोरिटी दूँ। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। सो माय गोल्डन एडवाइस इज़ फॉलो वर्क लाइफ बैलेंस, ट्राई टू बी स्ट्रेस फ्री, ऑल्दो इट जी, इज़ वेरी ईज़ी टू से बट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। बट जितना हो सके खुद को थोड़ा-सा समय दीजिए, खुद के हेल्थ को समय दीजिए, हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। जी। एक छोटा-सा सवाल मेरे दिमाग में और आया अंतिम आपसे कि जो भी महिलाएँ अभी तक ये इंटरव्यू देख रही है और काफ़ी सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो कि लेप्रोस्कोपी से अब भी डरती हैं, अब भी डरती हैं कि जाके ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो उसके लिए एक आखिरी एडवाइस आप मुझे यहाँ पर दीजिए। सबसे पहले तो लेप्रोस्कोपी को मान लो कि ये मिनिमल सी चीज़ है, नाम ही कह रहा है कि मैं मिनिमम हूँ, जी, मिनिमल इन्वेजिव है। अगर आपको सच में दिक्कतें हो रही हैं, आपको फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट कुछ भी हो रही है, उसे नेग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि इनिशियली लेप्रोस्कोपी में हम कर पाएँगे, आगे जाके हो सकता है कि समस्या इतनी बढ़ जाए कि वो पॉसिबल ही ना हो। तो इस जी, वजह से मैं कहूँगी कि आपको डरना नहीं है और कुछ भी अगर आपको संदेह है या अभी भी कोई डाउट है, तो आप आके मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। जी। तो जैसा कि आपने सुना अभी डॉक्टर अर्चना ने आपके लेप्रोस्कोपी को लेकर जो भी भ्रामक चीज़ें अब तक हैं, वैसे तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी बड़े तबके ने इस चीज़ को अपना लिया, लेकिन आज भी कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जो सर्जरी के नाम से डरती हैं। काफ़ी सारे मिथक हैं। तो यहाँ मैम ने आपके बहुत सारे मतलब जो डाउट्स थे वो क्लियर किए होंगे। मुझे विश्वास है कि कुछ सवाल अब भी आपके दिमाग में होंगे, तो उसके लिए आपको मेरे पास नहीं, मैम के पास जाने की ज़रूरत है, और आपको पता ही है कि मैम आपको कहाँ मिलेंगी। तो इस
एपिसोड को हम यहीं खत्म करते हैं। और सबसे विशेष बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की अति आवश्यकता इस समय पर है, क्योंकि आप पहले वर्किंग नहीं थी पर आज आप वर्किंग हैं। आपका स्वास्थ्य ही पूरे परिवार पर डिपेंड करता है। और महिलाओं की कुछ समस्याएं ऐसी जिनको हम पहले लोगों के सामने व्यक्त नहीं करते थे, लेकिन आज करना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक तो आपको देर से इंडिकेट होती है और जब आप इलाज करने जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और आपका परिवार उसके बाद तो वैसे भी अस्त व्यस्त होना ही है, जिसको सोच के आप अपना पूरा जीवन निकालती हैं कि अगर मैंने एक दिन रेस्ट किया तो मेरे परिवार का क्या होगा। तो आप ये सोचिए कि अगर आप रही नहीं तो आपके परिवार का क्या होगा। तो न्यूज़ एफर 24 हेल्थ इंसाइट्स विद रजनी की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें यहाँ पर दी और हमें विश्वास है कि आज की बातचीत अनगिनत महिला और परिवारों के लिए सही मार्गदर्शन सिद्ध होगी। मैं हूँ रजनी कौर और आप देख रहे हैं हेल्थ इंसाइट्स विद रजनी, जहां स्वास्थ्य भरोसे और जागरूकता की बात होती है। नमस्कार।